हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी फिट एंड फाइन होंगे, मज़े से होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 से पाठ 5 मैं पढ़ नहीं सका समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें आपसे मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर और अच्छे और आसान लफ्ज़ों में आपके लिए अर्थ ला सकें। तो बच्चों, पाठ शुरू करती हूँ। उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 से पाठ 5 मैं पढ़ नहीं सका। इसके अंदर हम क्या क्या जानेंगे और क्या सीखेंगे। देखिए, विद्यार्थी पर अध्यापक का नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीवन में शिक्षा का क्या महत्व होता है। शारीरिक दंड का बच्चों पर कुप्रभाव यानी क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। पाठ का आदर्श वाचन एवं अर्थ ग्रहण, वचन बदलना, विलोम शब्दों का अभ्यास, योजक शब्दों से वाक्य बनाना। तो आइए अब इस पाठ को शुरू करते हैं। मैं पढ़ नहीं सका। संजय आयरन वर्क्स का बोर्ड जिस दुकान के ऊपर लगा है उसका मालिक कोई 30 वर्षीय युवक संजय है। यानी एक दुकान है, उसके ऊपर संजय आयरन वर्क्स लिखा हुआ है और वहाँ पर जो उसका मालिक है वो 30 साल का है, जिसका नाम संजय है। इस दुकान में लोहे के दरवाजे, जालियां आदि तमाम लोहे का काम होता है। तमाम यानी सारे का सारा काम लोहे से संबंधित होता है। रोज की तरह उस दिन भी संजय ने दुकान खोली। उसके कारीगर आ गए थे। दिन का काम शुरू करने की तैयारी हो रही थी, यानी दिन का काम स्टार्ट ही होना था। तभी एक रिक्शा आके रुका। रिक्शा से एक बूढ़े सज्जन उतरे और दुकान के मालिक को उनकी निगाहें खोजने लगी, यानी कि देखने लगे कि कहाँ है। संजय एक कारीगर को कुछ काम समझा रहा था। उसने वहीं से आवाज़ दी, बैठिए बाबूजी, मैं अभी आया। बूढ़े बाबूजी ने संजय को मेज कुर्सी के सामने रखी लोहे की 2 कुर्सियों में से एक पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में संजय आया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बताइए बाबूजी, क्या काम है? संजय ने कहा और वह उन बूढ़े बाबूजी में अतीत का कोई बहुत जाना पहचाना चेहरा खोजने लगा, यानी उनके चेहरे में ढूंढने लगा। बहुत बार हमें ये होता है ना कि ये चेहरा हमें जाना पहचाना सा लगता है, उसी तरह संजय को लगा। बेटा, खिड़की में लोहे की जाली लगवानी है। आजकल चोरी चकारी बहुत हो रही है। आप कहाँ रहते हैं? संजय ने पूछा। यहीं मार्केट के पीछे वाली कॉलोनी में 53 नंबर मकान है। यहाँ किसके पास रहते हैं? बेटा, मेरा बेटा है, कॉलेज में प्रोफेसर है। बड़े गर्व से उन्होंने कहा। मैं अध्यापक रहा हूँ। मेरे पढ़ाए बच्चे आज बड़े बड़े अफसर बने बैठे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। संजय ने देखा कि बूढ़े बाबूजी ने यह बात बड़े गर्व से कही थी, यानी बड़े गर्व से ऐसे सीना चौड़ा करके कहा। कोई और होता तो कहता, बुढ़ापे में लोगों में ज़्यादा बोलने और बिना पूछे ही अपने बारे में बताने की आदत होती है। लेकिन संजय ने ऐसा नहीं सोचा। वह उन्हें पहचान गया था, इसलिए उनकी बात पूरी होने पर उसने पूछा, आप मुझे पहचानते हैं? उत्तर में बूढ़े बाबूजी ने अपने चश्मे के मोटे कांचों के सहारे संजय को पहचानने की कोशिश की, पर निराश हो गए। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया।
लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है, आप बलदेव मास्टर हैं ना? अब बूढ़े के पोपले मुंह की झुर्रियों में हल्की सी हंसी दिखाई दी। वह बोले, हाँ हाँ, मैं बलदेव मास्टर ही हूँ, लेकिन तुम? वह अपने चश्मे के सहारे संजय को फिर से पहचानने की कोशिश कर रहे थे। आपको शायद याद हो, 17-18 साल पहले महेंद्रगढ़ के सरकारी स्कूल में आपका एक छात्र छात्रवी 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उसको आप घोंचू कहा करते थे। कहते थे, इसे कुछ नहीं आता, यह तो एकदम घोंचू है। इस तरह से उसका नाम घोंचू ही रख दिया था। हाँ हाँ, याद आया, एक छात्र था। वह छात्र मैं ही हूँ, संजय ने कहा। आप उसको किसी न किसी गलती पर सजा देते थे। अरे बेटा, हंस के बलदेव मास्टर बोले, स्कूल में ये सब बातें होती ही हैं। नहीं, एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी की राह बदल दी। अब वो अपनी बातें बता रहे हैं। आपको शायद याद हो, उस दिन होमवर्क ना करके आने के कारण आपने मुझे बहुत पीटा था और आपकी उसी मार ने मुझे भटकने के लिए मजबूर कर दिया। क्या? आश्चर्य से बलदेव मास्टर ने पूछा। लेकिन आपकी इस मार ने दरअसल मेरे मन में पढ़ाई के प्रति नफरत पैदा कर दी थी। मैंने घर आकर माँ से कहा था, मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगा, और फिर माँ के लाख समझाने के बावजूद मैं स्कूल नहीं गया। संजय एक क्षण को रुका, फिर बोला, सर, आप तो जानते थे कि मेरे पिता चौकीदार थे और एक दिन डाकुओं से मुकाबला करते हुए वह शहीद हो गए थे। तब मैं 5-6 बरस का था। फिर यह भी आपको याद होगा कि मेरी माँ मुझे आपके पास लेकर आई थी स्कूल में दाखिला कराने के लिए। हाँ हाँ, याद है, बलदेव मास्टर ने कहा। तो यह भी याद होगा कि मेरी माँ ने आपको सारी मजबूरी बताकर कहा था कि यही लड़का अब मेरा सहारा है, यही मेरी जिंदगी की रोशनी करेगा। पढ़ लिख कुछ बन जाएगा तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। और आप खुश हुए थे कि एक गरीब विधवा अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है। हाँ, बस इतना ही कहा बलदेव मास्टर ने, लेकिन संजय कहता ही जा रहा था। उसके बाद मैं आपको नज़रों में घोंचू बन गया, क्योंकि और बच्चों के माता पिता घर पर उनकी पढ़ाई में मदद करते थे, उनका होमवर्क करा देते थे, पर मुझे कौन पढ़ाता, कौन होमवर्क कराता? मेरी माँ निरक्षर थी, यानी अनपढ़ थी। मैं पूरी कोशिश करता, दोस्तों से पूछकर किसी तरह क्लास का काम करता, होमवर्क करके ले आता, फिर भी मुझे किसी उसके लिए मिलती थी आपकी सज़ा। और उस दिन होमवर्क ना करने के कारण आपने मुझे इतना मारा था कि मैंने तभी निश्चय कर लिया कि आज के बाद मैं स्कूल की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। तो क्या फिर तुमने पढ़ाई ही नहीं की? नहीं, कई दिन तक मैं यूं ही भटकता रहा, घूमता रहा। 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन मेरे मामा जी आए। उन्होंने हमारी हालत देखी तो वे हमें अपने साथ सुजानगढ़ ले गए। मामा जी इतने संपन्न नहीं थे कि हमारी परवरिश करते, लेकिन उन्होंने रहने की छत और अपना साया हमें दिया था। वही बहुत था। हालांकि मामा जी ने कहा था, चलो तुम्हारा स्कूल में दाखिला करा देता हूँ, जो कुछ मदद हो सकेगी जरूर करूँगा। लेकिन मेरे मन में स्कूल के प्रति इतनी नफरत जाग चुकी थी कि मैंने मामा जी से पढ़ाई करने के लिए साफ मना कर दिया। ना जाने क्यों मुझे यही लगता, स्कूल में पढ़ाई करने का मतलब है मास्टर साहब की मार खाना। यानी वो जान गया था कि स्कूल में अगर काम नहीं होगा तो फिर से पिटाई होगी और मुझे टीचर मारेंगे। लेकिन बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले
मुझसे पूछा तो होता। मास्टर साहब, बलदेव मास्टर ने धीमी आवाज़ में पूछा। आपके पास कैसे आता? आपके भय ने ही तो मुझे वह फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया था। पर बाद में सोचता रहा कि अगर मैं उस दिन के बाद स्कूल नहीं गया तो पूरे 2 महीने तक स्कूल नहीं गया। तो क्या एक दिन भी आपने सोचा कि घोंचू का क्या हुआ, स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, कहीं बीमार तो नहीं है? मेरे किसी सहपाठी को ही भेजकर मेरी खबर पूछवा ली होती। मैं तो बालक था, पर आप तो अध्यापक थे। मेरी माँ और मेरे हालात को आप जानते थे, लेकिन मैं तो आपकी नज़रों में घोंचू था। तब भला आपको मेरी फिक्र क्यों होती? फिर तुमने क्या किया? बलदेव मास्टर जी ने भर्राए गले से पूछा। यानी उन्हें बड़ा महसूस हो रहा था, दर्द हो रहा था। क्या करता? मामा जी के कहने समझाने के बावजूद मैंने पढ़ाई करने की बजाय दुकानों में नौकरी शुरू कर दी। माँ भी आसपास के घरों में काम करने लगी थी ताकि हम मामा जी पर बोझ ना बने। जिंदगी घसीट घसीट के चलती रही। माँ धीरे धीरे कमज़ोर होती गई, बीमार रहने लगी और एक दिन वह भी चल बसी। मैं अब मामा जी की छाया में गुजर करने लगा था। एक साइकिल की दुकान पे काम मिल गया। कुछ बरस और गुजरे, फिर एक भले इंसान ने मुझे एक लोहे के कारखाने में नौकरी पर लगवा दिया। वहाँ मैंने काम सीखा और कुछ पूंजी भी जोड़ी। फिर एक भले आदमी ने बताया कि हमारे यहाँ श्यामगंज में लोहे की दुकान की गुंजाइश है, काम शुरू करो तो चल निकलेगा। बस मैं श्यामगंज आ गया। यहाँ स्कूल की इमारत बन रही थी, उसमें लोहे के काम का ठेका मुझे मिल गया। मुझे लगा कि मैं स्कूल में तो नहीं पढ़ सका, लेकिन उसकी इमारत बनने में मेरी मेहनत काम आएगी। यही क्या कम संतोष की बात है? इस स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ेंगे वे तो कम से कम मुझसे अच्छे ही बनकर निकलेंगे। क्या क्या बाद में भी तुम्हारे मन में पढ़ने की इच्छा नहीं जागी? बलदेव मास्टर ने पूछा। नहीं, पढ़ाई से तो मन उचट गया था, क्योंकि आपकी उस दिन की मार ने दिल में ऐसी खरोंच डाल दी थी कि उसकी टीस मुझे पढ़ने से बराबर दूर करती रही। काश आपने उस दिन मारा ना होता, तो आज आप जिन विद्यार्थियों का जिक्र गर्व से करते हैं उनमें से एक मैं भी होता। फिर गहरी ठंडी सांस लेकर संजय बोला, खैर छोड़िए इस पुरानी बातों को, बताइए क्या काम करना है? संजय ने देखा बलदेव मास्टर के गले की आवाज़ जैसे अटक गई है और चश्मे के मोटे कांचों के पीछे आंसू बह रहे हैं। यानी अध्यापक को इस चीज़ का बहुत पछतावा हुआ कि उनकी मार के कारण एक बच्चे का स्वर्णिम भविष्य कैसे उजड़ गया। तो हर किसी को मारने से पहले समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हम किस तरह से समझा कर बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ कर सकते हैं, अच्छे विचारों की तरफ ला सकते हैं, ये सिर्फ समझाकर ही मुमकिन है। सहपाठी, एक ही कक्षा में पढ़ने वाला, गुंजाइश यानी स्थान, जगह, जिक्र, जिक्र यानी चर्चा। आई होप ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और अपने बच्चों को अच्छे से प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।